प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पूरक पुस्तिका कृतिका के पाठ 2 जाट पंचम की नाक का अंतिम भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं कमलेश्वर। बच्चों, इस पाठ में ये बताया गया है कि नाक, जो कि इज्जत का प्रतीक मानी जाती है, इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग करते हुए मतलब टॉन्ट कसते हुए सत्ता एवं सत्ता से जुड़े सभी लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है, यानी दिखाया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक तक काटने को तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से ये भी बताया है कि रानी का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जाट पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है। इसके साथ ये रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग करती है एवं सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का वर्णन किया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं जाट पंचम की नाक का दूसरा भाग। अब तक आपने पढ़ा था पहला बिंदु, रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारतीय आगमन, कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, जिनकी चर्चा अखबारों में हो रही थी। उनका सेक्रेटरी और जासूस इनसे पहले महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबार में हर दूसरे दिन चिपकी नजर आ रही थी, जिसमें रानी एलिजाबेथ एवं उनसे जुड़े लोगों के समाचार छपते थे। दूसरा बिंदु था बच्चों, नई दिल्ली में जाट पंचम की नाक की समस्या। नई दिल्ली में एक बड़ी मुश्किल जो सामने पेश आ रही थी वो थी जाट पंचम की नाक। किसी समय इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। राजनीतिक पार्टियां इस बात पर बहस कर रही थी कि जाट पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ विरोध कर रहे थे और कुछ उसके पक्ष में थे। आंदोलन चल रहा था। जाट पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे, किंतु एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली जाट पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। बावजूद इसके कि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे और गश्त लगती रही, और फिर भी लाट की नाक चली गई। इसके बाद देश के शुभचिंतकों की एक बैठक हुई, जिसमें हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अगर ये नाक नहीं रही तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। इसलिए मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया और उसे आदेश दिया कि मूर्ति पर नाक लगानी है। मूर्तिकार ने जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी, किंतु मुझे इस लाट के निर्माण का समय और जिस स्थान से ये पत्थर लगाया गया उसका पता चलना चाहिए। एक क्लर्क को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और क्लर्क ने बताया कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। तीसरा बिंदु आपने जो पढ़ा था वो था एक विशेष कमेटी का गठन। नाक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसे काम सौंपा गया कि किसी भी कीमत पर नाक लगनी चाहिए। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने कहा कि पत्थर की किस्म का पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। उसके लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयास किए। मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर की खानों के दौरे पर किए, किंतु वो असफल रहा। उसने बताया कि इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, ये पत्थर विदेशी है। तब सभापति ने तैश में आकर कहा कि विदेशों की हम सारी चीज़ें अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार ने इसका हल निकालते हुए ये कहा कि हमारे देश में अनेक नेताओं की मूर्तियाँ हैं। यदि आप लोग ठीक समझे तो जिस मूर्ति की नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे लगा दिया जाए, लेकिन शर्त यह है कि इस बात का किसी को अखबार वालों तक पता न चले और किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। सभी को लगा कि समस्या का असली हल मिल गया। मूर्तिकार दौरे पर निकल पड़ा। उसने पूरे भारत का भ्रमण किया। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी, सरदार पटेल, गुरुदेव रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि की लाटों को देखा, किंतु वे सब बड़ी थी, यानी सबकी नाकें बड़ी थी। तो यहाँ पर लेखक ने हमारे देश की नेताओं की नाक जो है जाट पंचम की नाक से बड़ी बताई है। इसके बाद मूर्तिकार ने बिहार सचिवालय के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाक भी देखी, किंतु वो भी उससे बड़ी थी, यानी बच्चों की मूर्तियों की नाक को भी जाट पंचम की नाक से बड़ा बताया। यानी हमारे देश के नेताओं और बच्चों के सम्मान नाक को बड़ा बताकर उन्होंने हमारे देश का सम्मान ऊंचा किया है। बच्चों, अंत में यह होता है कि मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार होता है। राजधानी में रानी के लिए सब तैयारियां पूरी हो रही थी। जाट पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, उस पर रोगन लगाया गया था, किंतु नाक नहीं थी। अचानक मूर्तिकार ने एक हैरत अंगेज मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला विचार व्यक्त किया कि 40 करोड़ लोगों में से
कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यानी इस देश की जनसंख्या उस समय 40 करोड़ थी, किसी की भी एक जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर वहाँ पे लगा दी जाए। कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी मूर्तिकार को सौंपी। अखबार में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है, यानी इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का सारा तालाब सुखाकर साफ किया गया, ताज़ा पानी डाला गया ताकि मूर्ति को लगने वाली जिंदा नाक सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। आखिर एक दिन जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम की लाट को जो नाक लगाई गई है वो बिल्कुल असली जैसी लगती है। उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का अभिनंदन नहीं किया गया था, कोई मानपत्र नहीं भेंट किया गया था, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का चित्र भी नहीं छपा था। लेखक अंत में ये कहते हैं कि नाक तो केवल एक चाहिए थी, लेकिन लगता है कि उस समय सभी लोग खामोश थे। इसी के साथ तुम्हारा आज ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।